मनोज का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका घर कच्चा था, छत बारिश में टपकती थी और माँ की रसोई अक्सर खाली होती थी। पिता बीमार रहते और घर की सारी जिम्मेदारी बचपन से ही मनोज के कंधों पर आ गई थी। वो खेतों में काम करता और शाम को गांव की गलियों में सब्जी बेचता। लेकिन बेचते वक्त भी वो कुछ और सीख रहा होता। हर ग्राहक से वो पूछता, आपने इतना बड़ा घर कैसे बनाया? आपकी दुकान इतनी बड़ी कैसे हुई? लोगों की जिंदगी उसके लिए किताब थी और हर बातचीत एक नया पाठ। 18 साल की उम्र में उसने ठान लिया कि उसे गांव की सीमाओं को लांघना है। बस का किराया उधार लेकर वो लखनऊ आ गया। वहां उसकी शुरुआत भी आसान नहीं थी। वह सड़क किनारे प्याज बेचता था। धूप में खड़े रहना, कड़ाके की ठंड में ठिठुरना और बारिश में भीगना उसकी रोजमर्रा का हिस्सा था। लेकिन मनोज के अंदर एक जिज्ञासा थी। वो हर ग्राहक की बातें ध्यान से सुनता। उसे एक बात धीरे धीरे समझ आने लगी, लोग सब्जियां नहीं, सुविधा खरीदना चाहते हैं। उसने अपने थोड़े से बचाए पैसों से एक पुरानी स्कूटर खरीदी और उस पर एक कागज चिपकाया, प्याज वेल भैया, घर बैठे सब्जियां। अब वो लोगों के घर जाकर सब्जियां देने लगा। शुरुआत मोहल्ले के कुछ घरों से हुई, फिर 10, फिर 50, फिर 100, और सब बोलने लगे, प्याज वाले भैया तो अब हीरो बन गए हैं। धीरे धीरे वो एक स्कूटर से 5 तक पहुंच गया। हर दिन नए ग्राहक जुड़ते गए। मनोज ने हर ऑर्डर की डिलीवरी खुद की, हर शिकायत खुद सुनी और हर गलती से सीखा। 3 साल बाद उसने एक ऐप बनवाया, फ्रेश गाड़ी। अब लोग मोबाइल पर सब्जियां मंगाने लगे और किसान सीधे उससे जुड़ने लगे। कोई बिचौलिया नहीं, कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं। ग्राहक को ताजा सामान और किसान को सही दाम। बड़ी कंपनियां और निवेशक उसका मॉडल देखकर प्रभावित हुए और उसे निवेश देने लगे। आज उसके पास 200 से ज्यादा डिलीवरी बाइक्स है, 500 किसान उसके साथ जुड़े हैं और उसका बिजनेस करोड़ों में है। लेकिन मनोज आज भी अपने ऑफिस में एक कोने में प्याज की वही पुरानी टोकरियां रखता है। याद के तौर पर वो कहता है, मैं वही हूँ जिसने कभी सड़क पर प्याज बेचे थे। फर्क सिर्फ सोच का है। सीख, जो काम सबको छोटा लगता है वही किसी की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, अगर इरादे सच्चे हों। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन सपना बड़ा होना चाहिए। और जो जमीन से जुड़ा होता है वही एक दिन सबसे ऊपर उठता है। जिंदगी में जीतने के लिए हारना जरूरी है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, हरियाली से घिरा, शांत और सुकून देने वाला। उसी गांव में एक लड़का रहता था, अर्जुन। अर्जुन बचपन से ही बड़ा सपना देखने वाला बच्चा था। वह चाहता था कि एक दिन उसका नाम पूरे देश में लिया जाए, पर उसके जीवन का सफर आसान नहीं था। अर्जुन को खेलों में गहरी दिलचस्पी थी, खासकर दौड़ने में। उसका सपना था कि वह एक दिन राष्ट्रीय स्तर का धावक बने। गांव के छोटे से मैदान से उसने अपनी दौड़ की शुरुआत की थी, बिना जूतों के, धूल भरी जमीन पर। लेकिन हौसले इतने ऊंचे थे कि उसे कभी अपनी परिस्थितियों से शिकायत नहीं रही। एक दिन गांव में एक बड़ी दौड़ का आयोजन हुआ, जिसमें जिले भर से बच्चे आए थे। अर्जुन ने भी भाग लिया। उसने पूरी जान लगा दी, पर जब दौड़ खत्म हुई तो वह चौथे स्थान पर रहा। जीतने वाला पुरस्कार बस पहले 3 विजेताओं को दिया जाना था। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। भीड़ में खड़े उसके पिता ने देखा, मगर मुस्कुराते हुए पास आए और कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, हार से मत घबराओ। हार तो एक दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारी कमियां दिखाता है, और कमियां जानकर ही असली जीत की तैयारी होती है। अर्जुन ने सिर झुका लिया, पर उस दिन पहली बार उसे एहसास हुआ कि हार कोई अंत नहीं है, बल्कि एक शुरुआत है। उसके बाद अर्जुन ने खुद को बदलना शुरू किया। वह रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठता, नंगे पांव मैदान में दौड़ता, अपने खान पान का ध्यान रखता और दिन के हर घंटे को अपनी ताकत बढ़ाने में लगाता। उसने खुद से एक वादा कर लिया था, मैं हार को अपनी ताकत बनाऊंगा। लेकिन सफर आसान नहीं था। अगली कई प्रतियोगिताओं में भी वह कभी तीसरे कभी चौथे नंबर पर आता। हर हार के बाद लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे छोड़ दे ये सपना, ये तेरे बस की बात नहीं। लेकिन अर्जुन ने सबकी बातों को अनसुना किया। वह जानता था कि हर हार उसके अंदर कुछ नया सीखा रही है। हर गिरावट के बाद वह और मजबूत होकर उठता। फिर एक दिन वह मौका आया जिसका उसे बरसों से इंतजार था। जिले का सबसे बड़ा स्पर्धा,
जहां विजेता को सीधे राज्य स्तर की प्रतियोगिता में भेजा जाना था। अर्जुन ने खुद को पूरी तरह झोंक दिया। जब दौड़ शुरू हुई तो वह पूरे आत्मविश्वास के साथ दौड़ा। उसने अपनी सांसों को काबू में रखा, अपने कदमों को जमीन से बात करते हुए आगे बढ़ाया, और इस बार जैसे ही फिनिशिंग लाइन आई, अर्जुन सबसे पहले उस पर पहुंचा। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। भीड़ में उसके पिता की आंखें नम थीं। अर्जुन के चेहरे पर खुशी के आंसू थे। वह जानता था यह जीत अचानक नहीं आई थी, यह उन तमाम हारों का, उन अनगिनत गिरने और उठने का नतीजा थी। उस दिन अर्जुन ने मंच पर ट्रॉफी लेते समय जो शब्द कहे, वे हर किसी के दिल में घर कर गए। अगर मैं कभी हारता नहीं तो मैं कभी जीतने की कीमत नहीं समझता। जिंदगी में जीतने के लिए हारना जरूरी है, क्योंकि हार ही हमें हमारी असली ताकत दिखाती है। हार से डरना नहीं चाहिए। हार एक सबक है, एक मौका है खुद को सुधारने का, निखारने का। जो लोग हार से घबराकर बैठ जाते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ते, लेकिन जो हार को गले लगाकर फिर से खड़े होते हैं वही इतिहास बनाते हैं। जीवन में याद रखो, हर हार तुम्हें थोड़ा और नजदीक लाती है तुम्हारी सबसे बड़ी जीत के। गांव की संकरी गलियों में धूल उड़ती थी। मिट्टी की दीवारों से टिकी जर्जर झोपड़ियों में जिंदगी सांस लेती थी, और उन्हीं में से एक झोपड़ी में जन्मा था रघु। माँ खेतों में मजदूरी करती थी, और पिता का साया तो रघु ने कभी देखा ही नहीं। गांव वालों के लिए वह बस बिन बाप का लड़का था, लेकिन माँ के लिए वह पूरी दुनिया। रघु की उम्र जब 7 साल की हुई, तब से ही उसने जिम्मेदारियों का स्वाद चख लिया था। स्कूल जाता तो था, लेकिन दोपहर तक स्कूल के पीछे बने बाग में वह आम बीनने में लग जाता, जिन्हें बेचकर शाम को माँ के लिए थोड़ा राशन ले आता। कई बार तो बिना खाए ही सो जाता, लेकिन आंखों में एक चमक थी, कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की। गांव में एक बड़ा जमींदार था, ठाकुर जय सिंह। उसकी हवेली में एक पुराना रेडियो रखा था, जिससे हर शाम गांव भर में खबरें और पुराने गाने गूंजते थे। रघु घंटों खड़ा होकर उस रेडियो को सुनता, और फिर वही खबरें शाम को माँ को दोहराता। माँ कहती, तेरे अंदर कुछ बात है रघु, तू एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। ये बात रघु के दिल में बैठ गई। जब वह 14 का हुआ, माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। इलाज के पैसे नहीं थे, और गांव के डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। माँ की मौत रघु के लिए जैसे पूरी दुनिया का अंत थी। लेकिन उसी दिन उसने खुद से एक वादा किया, अब नहीं रुकूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रघु ने गांव छोड़ दिया। जेब में सिर्फ 50 रुपए और माँ की पुरानी साड़ी का एक टुकड़ा था। वह बस में बैठकर शहर आ गया, मुंबई। शहर ने उसका स्वागत गालियों और धक्कों से किया। पहले दिन ही उसका पैसा चोर उठा ले गया। भूखा प्यासा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रात काटी, लेकिन अगली सुबह वह हार नहीं मानने वाला था। वह लोकल ट्रेन के बाहर अखबार बेचने लगा। पहले दिन 30 रुपए कमाए, लेकिन वही उसकी हिम्मत बन गए। एक दिन एक सज्जन आदमी ने रघु को गौर से देखा। तू पढ़ता है? रघु ने सिर हिलाया, थोड़ा बहुत। तो फिर ये अखबार क्यों बेच रहा है? चल मेरे साथ। वह सज्जन एक छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस चलाते थे। उन्होंने रघु को काम पर रख लिया, कागज उठाने, मशीन साफ करने और टाइप करने का काम। लेकिन असली चीज रघु ने वहां सीखी, छपाई की दुनिया, संपादन की बारीकियां और सबसे जरूरी, मेहनत की कीमत। रघु ने काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दी। रात को प्रेस में ही फर्श पर सोता, दिन में काम करता और बीच में समय निकालकर किताबें पढ़ता। धीरे धीरे उसकी समझ बढ़ी। उसे खबरों की भाषा, उनके असर और उनकी दिशा समझ में आने लगी। 4 साल बाद जब वह 18 का हुआ, उसने अपनी पहली छोटी सी हैंडबिल खुद डिजाइन की, एक पर्चा जिसमें उसने बस्ती के एक गंदे नाले की हालत पर रिपोर्ट छापी। इस पर्चे ने तहलका मचा दिया। नगर निगम हरकत में आया, और पहली बार रघु को लगा कि उसकी कलम में ताकत है। उसी दिन रघु ने फैसला लिया, वह पत्रकार बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं जो सिर्फ नेताओं के चरण चाटे, बल्कि ऐसा जो लोगों की आवाज बने। वह दिन रात पढ़ाई में जुट गया। प्रेस वाले अंकल ने उसकी मदद की, फॉर्म भरवाए, और अंत में रघु ने मुंबई विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में दाखिला पा लिया। क्लास में सबसे साधारण कपड़ों वाला, लेकिन सबसे तेज दिमाग वाला छात्र था रघु। कॉलेज में उसका लिखा एक लेख, सपनों का शहर, सड़कों का सच, एक बड़े अखबार ने छापा। बस यहीं से उसका असली सफर शुरू हुआ।
पहले उसे एक लोकल रिपोर्टर की नौकरी मिली, झुग्गी बस्तियों की खबरें कवर करनी होती। लेकिन रघु को यही पसंद था। वह जानता था कि इन गलियों की असली कहानी क्या होती है। धीरे धीरे उसके लेख चर्चित होने लगे। साफ पानी के लिए बच्चों का आंदोलन, बूढ़ी माँ को नहीं मिला राशन, शहर की सबसे भूखी रात। उसकी लेखनी में आग थी, दर्द था और सच्चाई की गूंज थी। एक दिन उसका इंटरव्यू टीवी पर चला। एक रिपोर्टर, जो खुद एक झोपड़ी से आया, रातों रात वह वायरल हो गया। कुछ साल बाद उसने खुद का एक डिजिटल न्यूज पोर्टल शुरू किया, नाम रखा जन की बात। ये पोर्टल सिर्फ उन खबरों को दिखाता जो बड़े मीडिया हाउस नजरअंदाज करते थे। गांवों की पीड़ा, गरीबों की आवाज, असहायों की लड़ाई। शुरुआत में पैसे नहीं थे, लेकिन रघु ने हार नहीं मानी। उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया, फंडिंग जुटाई और धीरे धीरे जन की बात एक जन आंदोलन बन गया। उसे अवार्ड मिले, टेड टॉक में बुलाया गया और अंततः भारत के प्रधानमंत्री ने एक सम्मेलन में उसका नाम लेकर कहा, ये है असली भारत की आवाज। रघु जैसे लोग देश का भविष्य है। आज रघु के पास मुंबई में खुद का दफ्तर है, एक टीम है और सबसे अहम लाखों लोगों का विश्वास है। लेकिन आज भी वह हर सुबह प्रेस की मशीनों की आवाज सुनता है, माँ की साड़ी के उस टुकड़े को अपने बटुए में रखता है और काम पर निकलता है, क्योंकि वह जानता है सफर अभी खत्म नहीं हुआ।